हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कोलरॉश लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में। एक्चुअल में ये वाला जो टॉपिक है कंडक्टेंस वाले पोर्शन में, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस कंडक्टेंस वाले पोर्शन के लिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो इस पूरे पोर्शन में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, और एक्चुअल में कोलरॉश लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि एक्चुअल में आपको याद होगा कि लास्ट वाले लेक्चर्स में जब हम पढ़ रहे थे कि जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रैक्टिकली निकल जाती है। कैसे? ग्राफ ड्रॉ करके। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो वो वाई एक्सिस को कट नहीं करता था, तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और उसकी वैल्यू इस लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये जो कोलरॉश लॉ होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में एप्लीकेबल होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कोलरॉश लॉ कहता क्या है। ठीक है, इसका नाम बहुत बड़ा है, लॉ बहुत छोटा सा है। ठीक है, नाम क्या है? कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब वो उसके लॉ के नाम में इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्यों लगा है इसको भी समझते हैं। सबसे पहले ये जो कोलरॉश लॉ कहता है उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहने का मतलब ये लॉ एप्लीकेबल कब है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही एप्लीकेबल है, किसी और कंडीशन पर नहीं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने किसको बोला था बेटा? जब हम डाइल्यूट करते रहेंगे किसी भी सॉल्यूशन को तो एक टाइम के बाद उसके कंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पर उसके कंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो पहली चीज तो ये कि ये जो कोलरॉश लॉ है ये एप्लीकेबल कहां होता है? केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन पर, किसी और कंडीशन पर नहीं। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो फिर यहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी मोलार कंडक्टिविटी होता है उसे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of the individual contributions of its cation and anion। ठीक है ना? क्या ये बोल रहा है कि जैसे कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया NaCl, तो ये कह रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलार कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना, वो बोल रहा है कि इसके इंडिविजुअल आयन के कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी। मतलब मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na+ और मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl-। कैटायन और एनायन इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसके कैटायन के और एनायन के दोनों के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के समेशन के बराबर होगी। समझ में आ गया? मतलब लॉ एकदम सिंपल सा है कि जो भी सॉल्ट है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड है, बेस है, उसके इंडिविजुअल आयंस के जो भी कंडक्टिविटी रहेगी उन सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये टोटल कंपाउंड के लिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके नाम में इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन लगा क्यों है? देखते हैं। दूसरा चीज क्या है? ईच आयन कंट्रीब्यूट्स अ डेफिनेट इंडिपेंडेंट वैल्यू टू द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन। कहने का मतलब यहां पर जो Na+ की वैल्यू आएगी, इस NaCl की वैल्यू में जो Na+ की वैल्यू होगी वो Cl- की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये साथ में कौन सा एनायन प्रेजेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Na+ का कंट्रीब्यूशन हर बार सेम ही रहेगा। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास कल को ये बोलता है कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी किसके बारे में? NaNO3 के बारे में। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट ऑफ Na+ प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ NO3 माइनस, इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। लेकिन NaNO3 में जो Na+ का कंट्रीब्यूशन रहेगा वही कंट्रीब्यूशन NaCl में Na+ का होगा। समझ में आ गया? तो ये जो NaCl के टोटल वैल्यू में जितना कंट्रीब्यूशन Na+ का यहां पर आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन यहां पर भी आएगा। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा कि दूसरा आयन कौन सा है। मतलब दूसरा आयन कौन सा है ये Na+ की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा।
ना तो Na प्लस उस Cl माइनस की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेगा, ना ही वो Cl माइनस इस Na प्लस की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेगा, ना कि ये Na प्लस NO3 माइनस की वैल्यू को चेंज करेगा, ना वो NO3 माइनस Na प्लस की वैल्यू को चेंज करेगा। इसलिए उसके नाम में क्या लगा है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। हर एक आयन इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसमें दूसरे आयन का कोई फर्क नहीं होता। समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर ये जो लॉ है, ये लॉ हम सब में लगा सकते हैं। ये हम किस पर लगा सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा? तो एक्चुअल में क्या हो सकता है कि ये इस लॉ को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग बात है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू ग्राफिकली भी हम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं, तो इसका ज्यादा एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है बेटा? तो ये तो हो गया इसके स्टेटमेंट के बारे में। अब आ जाता है कि ये कोलरॉश लॉ को हम अप्लाई करके एक एक इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू को ऐड करके कैसे पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ 2-3 एग्जांपल लेने वाले। सबसे पहले HCl को देखते हैं। तो HCl के केस में जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी, एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी कोलरॉश लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं ये लेक्चर के लास्ट में सीखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन उसको सीखेंगे जरूर, लेकिन वो इस लेक्चर के सबसे एंड में सीखेंगे। पहले हम मोलार कंडक्टिविटी के लिए कैसे एक्सप्रेशन लिखना है इसको सीख लेते हैं। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। समझ में आ गया? इनकी जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू रहेगी उनको ऐड कर देंगे तो HCl की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस CaCl2 के अंदर एक कैल्शियम का आयन है लेकिन 2 क्लोराइड के आयन है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2 प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसमें 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि CaCl2 के अंदर कितने Cl के आयंस हैं, 2 Cl के आयंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन अगर देखते हैं Al2SO43 के लिए, तो इसमें एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं, 2 आयंस हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस सल्फेट के कितने आयंस हैं बेटा, इसमें 3 आयंस प्रेजेंट है, तो ये लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। समझ में आ गया होगा? तो अगर हमारे पास इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू को यहां पर पुटअप करके हम इन पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस पर एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि वो भी आपको प्रीवियस ईयर में इसके एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहां पर जो हम कोलरॉश लॉ पढ़ रहे हैं बेटा, इसके हर एक पार्ट पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हर एक पार्ट इसमें ध्यान से समझना। ठीक है, यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, विच एक्सप्रेशंस आर करेक्ट। हमें दिया है कि ये दोनों की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस है, इन दोनों के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के डिफरेंस के बराबर होगा। हमें पता करना है, वेरीफाई करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट एक्सप्रेशन है या इनकरेक्ट है। क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KBr को अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। ठीक है, K प्लस और Br माइनस। ठीक है, वैसे ही यहां पर क्या लगा हुआ है, ये लगा है माइनस, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, पहले इधर वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस माइनस ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये K प्लस और माइनस K प्लस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले पार्ट है। यहाँ पर फाइनली क्या रह जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ये एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन का। अब उस राइट हैंड साइड के लिए भी सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ देखते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ Na
प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ बी आर माइनस, इंडिविजुअल आयन के समेशन के बराबर लिख लिया, माइनस ये क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ एन ए प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ सी एल माइनस। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लेमडा नॉट ऑफ एन ए प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ बी आर माइनस, अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा नॉट ऑफ एन ए प्लस माइनस लेमडा नॉट ऑफ सी एल माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एन ए प्लस और माइनस एन ए प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो फाइनल वाला जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ बी आर माइनस माइनस लेमडा नॉट ऑफ सी एल माइनस। ये राइट हैंड साइड में ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दोनों तरफ क्या है, इक्वल आ रहे हैं, लेमडा नॉट ऑफ बी आर माइनस माइनस लेमडा नॉट ऑफ सी एल माइनस, दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्रेशन है। समझ में आया? इस तरीके से चार अलग अलग आपको ऑप्शन दे देगा, आपको पता करना होगा कोलरॉश लॉ अप्लाई करके कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है या कौन सा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये नेक्स्ट वाले को बता सकते हो बेटा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक्सपेंड करके देखते हैं, आप चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये लेमडा नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, Cl माइनस। इसको कर लेते हैं एक्सपेंड, माइनस लेमडा नॉट ऑफ NH4 प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस। ठीक है, इधर वाले पार्ट को भी कर लेते हैं, लेमडा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस, माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं पहले, लेमडा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, सबको एक्सपैंड करके अब देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ NH4 प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों जगह माइनस आ जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो NH4 प्लस दोनों जगह कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस माइनस लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। जबकि आप इधर देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, लेमडा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस। ठीक है, याद रखना ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ही रहेगी, माइनस लेमडा नॉट ऑफ K प्लस माइनस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस माइनस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों एक्सप्रेशन एक ही नहीं है बेटा, यहाँ Cl में से Br को माइनस किया है, उसमें Br में से Cl को माइनस किया है, तो दोनों चीजें सेम नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था, ये एक्सप्रेशन क्या था बेटा, ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, ये कोलरॉश लॉ के हिसाब से दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, लास्ट है, चेक कर लेना बेटा कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस माइनस, ये हो जाएगा लेमडा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस। ठीक है, वहीं पर इस साइड अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये लेमडा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये प्लस है बेटा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Br माइनस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, एक Na प्लस एक Cl माइनस एक K प्लस एक Br माइनस, क्या क्या है, एक Na प्लस एक Cl माइनस, ठीक है, एक K प्लस और एक Br माइनस। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक K प्लस एक Cl माइनस एक Na प्लस और एक Br माइनस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उधर भी जो चार आयंस का समेशन है, इधर भी उन्हीं चार आयंस का समेशन है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कोलरॉश लॉ के हिसाब से क्या निकल कर आएगा कि ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये कोलरॉश लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करके बस आपको चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम तरीके का एक्सप्रेशन फाइनल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन में, ठीक है, इसके एप्लीकेशन में क्या हो सकता है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। मतलब यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे लेमडा नॉट ऑफ हमें क्या निकालना है, KCl, तो हम क्या कर लेंगे, लेमडा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ
Cl- इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्लियर है? अगर कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू दे रखी है तो उनकी वैल्यूज को ऐड करके किसी भी सॉल्ट के या एसिड की या बेस की कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने अभी जो पढ़ रखा है कोलरॉस लॉ, इसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मोलार आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg2+ के लिए वैल्यू दे रखी है और Cl- के लिए वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दिया है। ठीक है, द मोलार कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो MgCl2 की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट ऑफ Mg2+ प्लस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl-, यही हो जाएगा। बस वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रख देनी है। Mg2+ के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 106.1 प्लस 2 इंटू Cl- के लिए वैल्यू क्या दे रखी है? 76.3 दे रखी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं बस। ये हो जाएगा 106.1 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 छक 12, 2 7 14, 152.6, 106.1। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 0.1 और 0.6 0.7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 258.7 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन वाले क्वेश्चन है बेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 258.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन के लिए वैल्यू दी है, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए निकालना है। इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये Al2SO4 होल थ्राइस के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, बस वैल्यू उठाकर पुटअप कर देनी है। यहाँ पर 2 इंटू Al3+ की वैल्यू कितनी है बेटा? 190 प्लस 3 इंटू SO4 2 माइनस के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है? 160। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 380 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 480। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 0, ये 6 और ये 8, ये हो जाएगा 860 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गया बेटा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आयंस की जो वैल्यूज लिखी हुई रहेंगी उससे इस पूरे जो सॉल्ट है या कोई भी एसिड बेस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, हम उसको सबसे लास्ट में देखेंगे लेक्चर में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन बेटा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं और ये क्या है? लैम्डा नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम 3 अदर इलेक्ट्रोलाइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन हर एक कुछ साल के बाद इसी कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए। ठीक है, कोलरॉस लॉ में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस वो यही हैं, जिसमें हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यूज दी हुई होंगी और उन 3 इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वैल्यूज होंगी उनको यूज करके किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए तो निकाल ही सकते हैं, वीक के लिए भी हम इसमें जो वैल्यू है लैम्डा एम नॉट की वो निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अगर हमें लैम्डा एम नॉट निकालना है किसका? CH3COH का। ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। जब इस वीक एसिड के लिए जब हमें वैल्यू निकालना है, हम स्ट्रॉन्ग के लिए भी निकाल सकते थे। जब भी हमें इसकी वैल्यू निकालना है 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, तो हम क्या लेंगे? एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेंगे जिसमें इसका एनायन प्रेजेंट होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें इसका कैटायन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फिर तीसरा उन दोनों के हिसाब से चूज करेंगे। ध्यान देना, जब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वो इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, फर्स्ट वो इलेक्ट्रोलाइट हो विच कंटेन कैटायन, जिसमें इसका कैटायन प्रेजेंट हो। तो CH3COH में इसका कैटायन कौन सा है? CH3COH का कैटायन कौन सा है? H+। तो हमने एग्जांपल के लिए कौन सा ले लिया? HCl। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे बट उसमें क्या रहेगा? H+ होना चाहिए, वहां एनायन कुछ भी हो सकता था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें इसका क्या प्रेजेंट होगा? एनायन। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे विच कंटेन
जिसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है उसका एनायन, मतलब वो कौन सा हो जाएगा, CH3CO माइनस। तो मान लेते हैं हमने ले लिया CH3CO माइनस, Na+ ले लिया, ठीक है। ये दो चीजें ले ली, तो एक्चुअल में यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा H+, यहां से मिल जाएगा CH3CO माइनस। अब हम तीसरा इलेक्ट्रोलाइट वो लेंगे जिसमें से यहां उन आयन से मिलकर वो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट बनेगा जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें HCl में कौन सी चीज नहीं चाहिए, Cl माइनस नहीं चाहिए, क्योंकि CH3COH में Cl माइनस नहीं है। CH3CO माइनस में कौन सी चीज नहीं चाहिए, Na+ नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें Na+ नहीं है। तो ये जो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना, ये थर्ड इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये क्या, इसमें क्या होना चाहिए, शुड कंटेन, ये जो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट है यहां पर, इसके पास क्या होना चाहिए, शुड कंटेन अनवांटेड आयंस। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसा ले लेंगे जिसमें अनवांटेड आयंस होंगे, जो हमें नहीं चाहिए उन्हें ले लेंगे। तो इसमें कौन सा नहीं चाहिए था, Na+ नहीं चाहिए था, Cl- नहीं चाहिए था। तो जो भी अनवांटेड आयंस से मिलकर बना है वो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट को माइनस कर देंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, HCl, इसके लैम्डा m नॉट को ऐड कर देंगे। सेकेंड वाले के लैम्डा m नॉट को ऐड कर देंगे जो कि कौन सा था, CH3CONa, ठीक है। और थर्ड वाले का जो लैम्डा m नॉट है उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है। अब याद ध्यान देना, इससे CH3COH ही निकलेगा, कैसे, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ H+, ठीक है, फिर ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है, फिर आगे CH3CONa को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस, ये लैम्डा नॉट ऑफ Na+, माइनस करके लिखेंगे तो दोनों को माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों को एक्सपेंड करके लिखते हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Na+ माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये Cl माइनस से ये Cl माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस Na+ से ये Na+ कैंसिल आउट हो गया। केवल कौन सी चीज बची, हमारे पास बचा लैम्डा नॉट ऑफ H+ और लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH। तो इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH। समझ में आएगा बेटा। तो ऐसे तीन इलेक्ट्रोलाइट में से दो इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को ऐड करके और एक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को माइनस करके एक कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट की वो वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लैम्डा m नॉट की वैल्यू, भले वो वीक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, कोलरॉश लॉ का, जिसमें तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग के लिए भी निकाल सकते हैं, ज्यादा यूज करते हैं हम वीक की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तीन इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन से जिस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकालनी है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका कैटायन हो, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका एनायन हो, ठीक है। और वैसे ही इसमें जो अनवांटेड आयंस होंगे, जो Cl- और Na+ हमें नहीं चाहिए थे, उसके कॉम्बिनेशन से ये तीसरा इलेक्ट्रोलाइट बनना चाहिए। तो ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे और जो अनवांटेड आयंस वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ तीन वैल्यूज दे रखी हैं, NaCl, KBr, KCl, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की वैल्यू निकालनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग वीक है, हम हर जगह इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना, हमें चाहिए NaBr चाहिए, NaBr की वैल्यू चाहिए, तो एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेंगे जिसमें Na+ होगा, तो Na+ वाला कौन सा हो गया, NaCl हो गया, मतलब एक हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है। प्लस एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें Br- होगा, Br- वाला कौन सा हो गया, KBr, लैम्डा नॉट ऑफ KBr। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन सा अनवांटेड आयंस है उसको माइनस करना पड़ेगा। NaBr में हमें Cl- नहीं चाहिए और K+ नहीं चाहिए, तो K+ और K+ और Cl- से मिलकर जो बनेगा वो क्या होगा, KCl। इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, KCl की वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, NaBr वाली वैल्यूज हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। तो बस अब इसमें क्या करना है, दो को ऐड करके एक को माइनस कर देना, फाइनल NaBr की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो NaCl की वैल्यू कितनी थी, 126, KBr की वैल्यू कितनी है, 152, KCl की वैल्यू कितनी है, 150,
ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, या 152 माइनस 50 ये कितना बच जाएगा 2, 126 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 128 यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कैलकुलेशन एक्चुअल में इतना ही है बेटा, मैंने समझाने के लिए उसको डिटेल में बताया है, लेकिन जब आप उसको यूज करोगे, इन कंसेप्ट को जब यूज करोगे तो एक्चुअल में बस आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दो चीजों को ऐड करोगे और कौन सी एक चीज को माइनस करोगे। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब इसी पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। यूजुअली उसके उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको वो भी सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोलरॉश लॉ का ही एप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा, हर जगह 1:1 वाले कोफिशिएंट नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक केटायन एक एनायन एक केटायन एक केटायन एनायन एक केटायन एक एनायन ऐसे ही दे रखा है हर जगह पर, अभी जो हमने एग्जांपल लिया। लेकिन इस वाले एग्जांपल में आपको क्या दिखेगा, यहाँ H+2 हो गए, एनायन एक ही है, केटायन एक है, एनायन एक है, मतलब अलग अलग कोफिशिएंट वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बने हुए रहेंगे। अब इसमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, HCl की वैल्यू चाहिए। एग्जाम्पल ध्यान से समझना बेटा, यहाँ HCl की वैल्यू चाहिए, तो एक तो इसमें कैटायन हो गया H+ और एक हो गया एनायन Cl-। H+ कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ H2SO4 लिख देंगे। लेकिन 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 ध्यान क्या रखना है, H2SO4 में कितने H+ हैं, 2 H+ हैं बेटा, ठीक है, जबकि HCl में कितने H+ हैं, एक H+ ही चाहिए। तो हमें इसके पास 2 H+ है, हमें चाहिए एक ही H+, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो उसमें से एक H+ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे Cl-, SO4 का क्या करना है अभी देख लेंगे। Cl-, हमें एक Cl- चाहिए, यहाँ एक ही Cl- है, तो इसको ऐड कर देंगे लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। इसमें कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें एक ही Cl दिया है और हमें एक ही Cl चाहिए था। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो अनवांटेड आयंस है। हमें इसमें से कौन सी चीज नहीं चाहिए थी, हमें SO4 2- नहीं चाहिए था, हमें SO4 2- नहीं चाहिए था, ठीक है, और हमें और क्या नहीं चाहिए था, Na+ भी नहीं चाहिए था। तो इससे मिलकर जो इलेक्ट्रोलाइट बना है उसको माइनस कर देंगे, मतलब कौन सा, Na2SO4 को माइनस कर देंगे, तो माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4 करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, डिवाइड बाई 2 करेंगे। डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में SO4 डिवाइड बाई 2 था, तो उसको हटाने के लिए SO4 डिवाइड बाई 2 चाहिए। फिर दूसरी चीज, एक Na+ था, एक Na+ को हटाने के लिए एक Na+ माइनस करेंगे, जबकि इसके पास 2 Na+ थे, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो पूरे Na2SO4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या बचेगा, लैम्डा नॉट ऑफ, ये हो जाएगा H+, ये 2H+ डिवाइड बाई 2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2- डिवाइडेड बाई 2, यहां ये बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे ही यहां पर लैम्डा नॉट ऑफ Na+ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl-। अब यहां ध्यान देना, यहां 2 Na+ थे, डिवाइड बाई 2 है, तो एक Na+ बचेगा, तो माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na+, एक ही SO4 2- था, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2- डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फेट आयन कैंसल आउट हो गया, Na+ आयन कैंसल आउट हो गया, केवल कौन सा बचा, लैम्डा नॉट ऑफ H+, लैम्डा नॉट ऑफ Cl-, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ HCl। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, H2SO4 की जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाई 2 किया है, मतलब x/2 किया है, ठीक है, प्लस NaCl की वैल्यू को एज इट इज यूज किया है, तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, ये y ले लेंगे, माइनस Na2SO4 की वैल्यू को डिवाइड बाई 2 किया है, मतलब माइनस Z/2 कर देंगे। क्लियर है? तो ये फाइनल इन चीजों का कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, HCl की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आएगा बेटा? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे बेटा, एनसीईआरटी में तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपको ये अगर सॉल्व करते आ गया ये क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन लेते हैं एमसीक्यू, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ध्यान क्या रखना है बेटा, ये सेम क्वेश्चन
सेम डाटा के साथ एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है और सेम डाटा के साथ नीट में ही 3 बार रिपीट हो चुका है, सेम डाटा के साथ, ठीक है। और जेई में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है यहां पर, एक्चुअल में 5 अलग अलग चीजों की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें 3 चीजों की वैल्यू चाहिए किसी की वैल्यू निकालने के लिए। तो आगे क्या बोला है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ एच ओ ए सी, ए सी रहा होगा एसीटेट, तो उसको शॉर्ट में ए सी करके लिख दिया है, ओ ए सी। क्या बोला है, यूजिंग अप्रोप्रिएट मोलार कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिस्टेड अबव। तो एच ओ ए सी, तो इसमें जो कैटायन होगा वो कौन होगा, H प्लस, और जो एनायन होगा वो हो जाएगा ACO माइनस, एसीटेट आयन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास इस सॉल्ट के, इस एसिड के लिए, एक्चुअल में एसिटिक एसिड का शॉर्टकट तरीका है लिखने का, ठीक है। उसके लिए लैम्डा नॉट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस चीज को यूज करेंगे, मतलब हमें पांचों चीजों की जरूरत नहीं है, पांचों वैल्यूज की जरूरत नहीं है हमें, एक्चुअल में वो कंफ्यूज करने के लिए पांचों वैल्यू दिया है। हमें पहले देखना पड़ेगा H प्लस किसके पास है, H प्लस किसके पास है, HCl के पास है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस एसीटेट आयन किसके पास है, NaOAC के पास है, तो प्लस क्या कर लेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ NaOAC, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं चाहिए बेटा, H प्लस चाहिए था, OAC चाहिए था, Cl माइनस और Na प्लस नहीं चाहिए, तो किसको माइनस करना पड़ेगा, NaCl को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देंगे लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। समझ में आ गया, इससे वैल्यू आ जाएगी। ये जो KCl KNO3 है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लैम्डा नॉट ऑफ HCl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 426.2 प्लस NaOAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 91 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126.5। अब केवल इनका कैलकुलेशन बाकी रह गया बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 9 2 11, और ये कितना हो जाएगा 517.2 माइनस कितना कर देंगे 126.5, 12 में से 5 गया, क्या बचेगा 7 बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 6 6 0, 11 में से 2 गए 9, ठीक है। तो और 4 में से 1 गया 3, 390.7 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 3 बार रिपीट हो चुका है सेम ही तरीके के डाटा के साथ, ठीक है। और इंटेक्स क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करने बेटा, एक्सरसाइज वाले भी और इंटेक्स क्वेश्चन भी, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी वाले चैप्टर से बिना डाटा चेंज किए बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, करना जरूर है उसको सॉल्व। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaI, NaNO3 एंड AgNO3 तीनों की वैल्यू दी हुई है, और आगे क्या यूनिट क्या दिया है, मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI सेम ही यूनिट में दिया है, तो कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। AgI चाहिए तो AgI कहां से मिलेगा, Ag प्लस कैटायन, Ag प्लस कैटायन किस में है, AgNO3 में है, AgNO3 की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एक एनायन वाला पार्ट लेंगे, एनायन I माइनस किस में है, NaI में है, तो ये कर देंगे लैम्डा नॉट ऑफ NaI माइनस, किसको माइनस करेंगे, अनवांटेड आयंस को माइनस करेंगे। अनवांटेड आयंस कौन सा हो जाएगा, NO3 माइनस Na प्लस, मतलब कौन हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे। समझ में आ गया बेटा। अब बस कैलकुलेशन रह गया, AgNO3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 13.3, NaI की वैल्यू कितनी दे रखी है 12.7, माइनस NaNO3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 12 25, 0.7.3, ये 0 होगा, ये 25 और 1 26 हो जाएगा, माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 14, यूनिट सेम रहेगी, मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना क्या है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ NaOAC ये दे रखा है, एंड लैम्डा नॉट ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वाटर एट, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका 91 और इसकी वैल्यू कितनी है 426। आगे क्या बोला है, टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ HOAC एडिशनल वैल्यू किसके लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है।
तो HAOAC यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो H प्लस तो HCl से आ जाएगा, OAC यहाँ से आ जाएगा, तो जो अनवांटेड आयन है उसको माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा किसे, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl को। तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl को जब माइनस कर देंगे तभी जाके इसकी वैल्यू आएगी, मतलब एडिशनल वैल्यू किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें NaCl की रिक्वायरमेंट है। तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl और पता होना चाहिए जिससे हम HOAC की वैल्यू निकाल पाए। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं और ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो अल्फा है एक्चुअल में इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअल में ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ज्यादा यूज करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्चुअल में 100% डिसोसिएट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट। तो इनिशियली कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट में कितने डिसोसिएट हुए हैं उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कई बार इसी में टर्म आता है परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा उसी को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में ये अल्फा निकालने वाले ज्यादा क्वेश्चन तो हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करते हैं, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम में करें या आयनिक इक्विलिब्रियम में करें। लेकिन अगर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन में डाटा दे रखा है तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इससे भी हम अल्फा निकाल सकते हैं। एक्चुअल में अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो इस रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब नॉर्मल किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है तो उसमें कुछ ही मोल डिसोसिएट होंगे, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब हम लिख रहे हैं तो उसमें सारे के सारे मोल डिसोसिएट होंगे। तो ये जो लैम्डा एम नॉट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल मोल्स जो भी प्रेजेंट है उसके, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहीं पर जो लैम्डा एम है ये प्रोपोर्शनल होता है किसी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं। तो ये किसी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू देता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये वाली वैल्यू होती है। इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर, जिस कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है उसी कॉन्सेंट्रेशन पर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ, इसकी जगह पर कुछ जगहों पर ये भी दे सकता है आपको, लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा नॉट ई क्यू। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रेशो से भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो यही तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। और लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर क्या होता है, ये मोलार ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों की जगह पर मोलार कंडक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं, दोनों के रेशो से अल्फा निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर देखना, एक फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की वैल्यू दे रखी है कौन सी, 20 वैल्यू दे रखी है। मान लेते हैं ये किसके है, एट 0.4, ये क्या है, ये मान लेते हैं दे रखा है फॉर 0.1 मोलार फॉर्मिक एसिड। 0.1 मोलार फॉर्मिक एसिड ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर ये 20 वैल्यू दे रखी है, और ये 400 वाली वैल्यू दे रखी है किसमें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 अपॉन 400 हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 1/20 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 0.05 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत सिंपल है। और अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन बोलता है, ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछता है तो सिंपली आप क्या करोगे, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे, मतलब 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5% डिसोसिएशन। तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलता है तो हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिखते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होनी चाहिए।
लेकिन जब परसेंटेज डिसोसिएशन बोलता है तो उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लैम्डा एम या लैम्डा एम नॉट दे दिया रहेगा और अल्फा निकालने बोलेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए लैम्डा एम डायरेक्टली नहीं देगा, हमें लैम्डा एम निकालना होगा, या लैम्डा एम नॉट डायरेक्टली नहीं देगा, H प्लस और फॉर्मेट INCOH, ये जो HCO माइनस प्लस H प्लस है, इसके कॉम्बिनेशन पहले लैम्डा एम नॉट निकालना होगा, फिर हम अल्फा निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर देखना क्वेश्चन क्या बोला है, द मोलार आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ, ठीक है क्या दे रखा है, मोलार का आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस, एक्चुअल में प्रिंटिंग हुआ है, इसको NH4 प्लस ले लेना बेटा, एंड OH माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब लैम्डा एम नॉट किसका दे रखा है, NH4 प्लस का दे रखा है, और आगे लैम्डा एम नॉट किसका दे रखा है, OH माइनस का दे रखा है। इनकी वैल्यूज कितनी है, एक की वैल्यू है 72, दूसरे की वैल्यू कितनी है 198, ये दे रखा है। आगे क्या बोला है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल 1/10 नॉर्मल, सेंटी मतलब 1/100 हो जाएगा, 1/100 नॉर्मल NH4OH सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए क्या दे रखा है, द मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 9 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पर मोल होना चाहिए था। ठीक है, यूनिट। आगे क्या बोल रहा है, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4OH एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्फा चाहिए हमें, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट चाहिए, यही चाहिए। बट लैम्डा एम नॉट डायरेक्टली दिया है क्या, नहीं, हर एक आयन की वैल्यू सेपरेट सेपरेट दे रखी है, तो इनकी वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH निकाल सकते हैं। ये तो इंडिविजुअल आयन के समेशन के बराबर होगा, यही तो कोलरॉश लॉ बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस क्या हो जाएगा 198, तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यूज पुटअप कर देंगे, लैम्डा एम की वैल्यू 9 है और ये क्या है 270 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज बोला है, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/30, लेकिन अगर हमें परसेंटेज डिसोसिएशन बोला है तो 1/30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 3.33% आ जाएगा बेटा। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा पहला वाला ऑप्शन। इसमें बस क्या था, लैम्डा एम नॉट डायरेक्टली नहीं दिया था, ये पहले कोलरॉश लॉ अप्लाई करके निकालना था, फिर अल्फा निकालना था। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा, थोड़े से वेरिएशन के साथ क्वेश्चन पूछा है बेटा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो इसमें लैम्डा एम डायरेक्टली दिया है, ना ही लैम्डा एम नॉट दिया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl HCl एंड Na आर, इनकी वैल्यू दे रखी 126.4 425.9 100.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे क्या बोला है, इफ द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू बोल रहा है, ध्यान रखना लैम्डा एम नहीं है ये, कंडक्टिविटी के और 0.001 मोलार HA इज 5 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमें लैम्डा भी चाहिए, लैम्डा एम नॉट भी चाहिए, लेकिन दोनों चीजें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। पहली चीज तो हमें लैम्डा एम निकालना पड़ेगा, और लैम्डा एम कैसे निकालेंगे, क्योंकि के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो के की वैल्यू से कैसे निकालते हैं 1000 K/C, इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे ही लैम्डा एम नॉट भी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। ठीक है, लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ तीन चीजों की वैल्यू दे रखी है, तो हमें लैम्डा एम नॉट किसका चाहिए बेटा, HA के लिए चाहिए, तो H केटायन कहाँ से आएगा, HCl से आएगा, तो हम ले लेंगे लैम्डा नॉट ऑफ HCl, फिर A एनायन की वैल्यू कहाँ से आएगी, Na से आएगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Na, और माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे क्या चीज, जो अनवांटेड आयन है, अनवांटेड आयन है उसमें कौन, NaCl, तो माइनस कर देंगे लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। इस चीज को करने से क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा एम नॉट आएगा। तो लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट जब दोनों निकाल लेंगे, तो उसके बाद फिर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखना लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा 1000, के की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001 मतलब 10⁻³ ये 5 इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, और ये 10⁻3 ये हो जाएगा 10⁻6, और पहले से 10⁻5 था, ये हो जाएगा 50। ठीक है, इधर वाली वैल्यू से लैम्डा एम नॉट निकाल लेते हैं। लैम्डा नॉट ऑफ HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 425.9 दे रखा है, प्लस Na की वैल्यू कितनी दे रखी है 100.5 दे रखा है,
ये हो जाएगा 100.5 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी है बेटा, ये दे रखी है 126.4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 9 5 14, 4 1 बचा, 5 और 1 6, ये 2 और ये 526.4 माइनस 126.4, तो ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा 400। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा एम आ गया है, लैम्डा एम नॉट आ गया है, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट कर देंगे, 50 अपॉन क्या कर देंगे, 400 कर देंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5/4, ये हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.125। पहले मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 10 से आ गया कितना 0.125, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि अल्फा डायरेक्टली नहीं दिया था। ये जो लैम्डा एम निकालने वाला जो कंसेप्ट है, ये पिछले वाले लेक्चर्स में हमने लैम्डा एम निकालने वाले न्यूमेरिकल्स में सीखा था, और ये आज के लेक्चर में ये वाला एप्लीकेशन सीखा है। ठीक है, फिर उससे अल्फा निकालेंगे। क्लियर हुआ बेटा। अब इसके बाद चलते हैं किस पर, नेक्स्ट चौथे वाले एप्लीकेशन पर, और ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक्चुअल में अगेन डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन हम करते कहां पर हैं बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। वहां पर जब हम एसिड के लिए या बेस के लिए जनरली जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डाटा देकर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझ लेते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। एक्चुअल में डिसोसिएशन कांस्टेंट किनको बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को के बोलते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को के भी बोलते हैं, जो कि वीक एसिड या वीक बेस के लिए निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने क्या ले लिया, वीक एसिड ले लिया CH3COH, ये डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा बेटा, CH3CO माइनस, और क्या बना लेगा, H प्लस। ठीक है, मान लेते हैं शुरुआत में इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, तो ये हो जाता है 0 और 0। इसमें से कितना खत्म हुआ, C अल्फा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था तो ये C अल्फा खत्म होगा। ये वाली चीज जो हम कर रहे हैं बेटा, ये एक्चुअल में आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर C में से C अल्फा खत्म हुआ तो C माइनस C अल्फा बचा, ये C अल्फा बन गया, ये C अल्फा बन गया। अब इस रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या क्योंकि एसिड है तो इसी को क्या बोल देंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या करते हैं हम, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यही तो करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा, H प्लस का भी C अल्फा, और ये क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में C कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, तो C कैंसल आउट हो गया, ये हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन हो गया 1 माइनस। अब होता क्या है, बहुत बार आपको न्यूमेरिकल ऐसे देता है जिसमें वो जो नीचे वाला जो पार्ट है 1 माइनस अल्फा हमें निग्लेक्ट करना होता है। लेकिन वो निग्लेक्ट हम कब करते हैं, जब अल्फा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.1 हो जाए, मतलब 10% डिसोसिएशन से कम हो जाए, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और Ka की वैल्यू क्या लिख देते हैं, C अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, 10% से ज्यादा हो जाता है, तो फिर उस पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है बेटा। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये तो बेसिक पार्ट है जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं। मेन पार्ट है इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किससे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट से, तो वही अल्फा की वैल्यू अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू में रख देंगे तो उससे हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा। तो कई बार ये एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, अगर के का एक्सप्रेशन पूछता है किसके, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट के टर्म में, तो ये यही फॉर्मूला है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, अल्फा की जगह यही रख देंगे तो एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा C, अल्फा की जगह रख दिया हमने लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखना ये क्या हो जाएगा, C लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर
और इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वायर वाला पार्ट। जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या निकल कर आ जाएगा, सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट होल इनटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार आपको फाइनल एक्सप्रेशन कौन सा आएगा, के की एक्सप्रेशन क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट, ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल में हमें ये जो नीचे वाला जो 1 माइनस अल्फा होता है इसे निग्लेक्ट करना होता है बेटा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर टाइम में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 0.1 से कम ही होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं बेटा। ठीक है, अल्फा के या कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशन के लिए। यहां पर देखना क्वेश्चन क्या बोला है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के की वैल्यू दे रखी है ऑफ 0.025 मोलार एसिटिक एसिड इज 5 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter at a certain temperature consider limiting molar conductivity, मतलब लैम्डा एम नॉट दे रखा है। ठीक है, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पहले लैम्डा एम निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किससे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट से, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा एम नॉट दे रखा है। फिर इस अल्फा की वैल्यू से हमें के निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा। बट यूजुअली 1 माइनस अल्फा निग्लेक्ट करना होता है, चेक कर लेंगे कि निग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, जेई में भी ये वाले क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं बेटा। ठीक है, और नीट में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं इसे। यहाँ पर देखना लैम्डा एम की वैल्यू कंडक्टिविटी दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है 1000 के बाई सी, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई के क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू क्या हो गई कॉन्सेंट्रेशन 0.0025, 0.0025 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो इससे ये 2 टाइम कट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ठीक है, अब यहाँ अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 20 डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा 400 दे रखा है, ये 400, ये क्रॉस ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/20 या 0.05। ठीक है, तो अगर ये 0.05 आ रहा है तो इसमें क्या दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट कर देंगे, 1 के बराबर ले लेंगे। मतलब अब हमें ये 1 माइनस अल्फा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर कर देना है। सी की वैल्यू कितनी थी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, डेसिमल की जगह पर अगर आप फ्रैक्शन लोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा आसान होते हैं बेटा। ये हो जाएगा क्या चीज 1/20, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 और 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, और इसको डिवाइड कर देते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 छक 24 25, तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्लियर हो गया, ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा। ठीक, अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमने यूज कर ली जो इस चैप्टर में पढ़ी थी। लैम्डा एम कैलकुलेट करने वाला पार्ट भी हो गया, अल्फा कैलकुलेट करने वाला एप्लीकेशन भी हो गया, और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने वाला भी एप्लीकेशन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन में भी दे रखा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी दे रखा है, और इसलिए प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार ये पूछ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहां पर देखना दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HA ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन पर सेंटीमीटर। मतलब के दे रखा है, मतलब यहाँ पहले क्या निकालेंगे लैम्डा एम निकालेंगे, और आगे बोला है द आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसमें भी यही करना है, पहले लैम्डा एम निकालना है, फिर अल्फा निकालना है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट करके, और एक बार अल्फा आ जाएगा तो फिर के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो लैम्डा एम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है लैम्डा एम निकालने के लिए 1000 के बाई सी।
ठीक है, ये हो जाएगा 1000। के की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3। तो एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा, फिर से 20 आ गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20 हो गया। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 190 दे रखा है। ठीक है, ये 190, तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब आप अगर एक्चुअल में देखोगे तो ये अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 है। ठीक है, 0.1 समथिंग आएगा, ग्रेटर देन 0.1 है, मतलब हम इसको अब अल्फा को यहाँ नीचे निग्लेक्ट करेंगे नहीं। तो के की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/19, 2/19 का होल स्क्वायर। मैं इसको डेसिमल में नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऐसा फ्रैक्शन रखने से ज़्यादा आसान हो जाते हैं कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 1 माइनस 2/19। अब इसको देखते हैं, 10⁻⁻3, ये 2/19 इंटू 2/19, और 1 माइनस 2/19 क्या हो जाएगा, 17/19। ठीक है, तो ये 19 से 19 क्रॉस ऑफ हो गया। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन क्या हो जाएगा 17, और इंटू क्या हो जाएगा 19। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10⁻⁻6 के टर्म में बोला है, तो 10⁻⁻6 के टर्म में लिखें तो इसे क्या लिखना पड़ेगा, 4000 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 19। डिवाइड कर देते हैं, 19 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 19 दूनी 38, 2 0 बचा, 19 से कम 19। ठीक है, फिर ये 0 बचा और 19 बचे 95। ठीक है, 17 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 17 कम 17, 4 0 बचा, 17 दूनी 34, 6 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 12.4 या 12.3 आएगा एक्चुअल में, 12.3 इंटू 10⁻⁻6। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बोला है, मतलब कितना लिख देंगे हम, 12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने अभी जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये वाले जो एप्लीकेशंस है, कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशन, हर एक पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गए हमारे एप्लीकेशंस। नेक्स्ट दो चीजें और हैं जो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही हैं। तो उसमें से एक चीज देख लेते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल देता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं केएसपी से, इसे और क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। जो इनसोल्यूबल सॉल्ट है ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन कई बार कंडक्टिविटी का डाटा देकर हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे मान लेते हैं AgCl है, AgCl डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag+ और Cl- में। अगर इसकी सोल्युबिलिटी S थी तो ये भी S बनेगा, ये भी S बनेगा। ठीक है, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ये भी एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- के बराबर, मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा S और यहाँ हो जाएगा S, ये क्या हो जाएगा, KSP S² के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद होगा एक KSP निकालना सीखा था हमने गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन में भी, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देख रहे थे, वो E0 से निकाला था। कई बार कंडक्टिविटी से निकालने के लिए बोलेगा तो ये इस वाले पोर्शन का क्वेश्चन हो गया। और बहुत सारे क्वेश्चन तो फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम में करते ही हैं इस KSP के। ठीक है, यहाँ एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ये KSP जो है ये कैसे निकलता है, सोल्युबिलिटी से, सोल्युबिलिटी वाले कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा होता है लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 K/C। तो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन में ये जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है उनके लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू दे देगा, लैम्डा m की वैल्यू दे देगा। तो इसमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन C है इसी को हम सोल्युबिलिटी मानेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन इस आयन के फॉर्म में रहेगा वही तो कंडक्ट करेगा, और वही कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाता है, सोल्युबिलिटी कहलाता है। तो ये सोल्युबिलिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1000 K/λm के बराबर हो जाएगी। एक बार सोल्युबिलिटी आ गया तो इसकी वैल्यू को यूज करके फिर हम KSP की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा इसी पर। ठीक है, एक्चुअल में ज्यादा KSP वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्व करने हैं,
बट ये कंडक्टिविटी वाले बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 वैल्यू दे रखी है। आगे क्या बोला है, एंड इट्स मोलार कंडक्टेंस, ठीक है, लैम्डा m की वैल्यू दे रखी है। द KSP, तो KSP पूछा है तो पहले सोल्यूबिलिटी निकालना पड़ेगा। सोल्यूबिलिटी के लिए हमने क्या बोला, सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं 1000 K बाई जो C होता है उसमें C को सोल्यूबिलिटी मान लेंगे तो 1000 K बाई लैम्डा m से पहले सोल्यूबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 10⁻3। K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.06 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस लैम्डा m की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.53। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 से कट हो रहा है, एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3। सोल्यूबिलिटी आ गया। अब हमें KSP किसके लिए निकालना है, BaSO4 के लिए निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो BaSO4 है, यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा Ba2 प्लस और ये बनेगा SO4 2 माइनस। यहाँ अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S थी तो इसकी भी सोल्यूबिलिटी S, इसकी भी सोल्यूबिलिटी S, और KSP की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी, S²। हर बार KSP की वैल्यू S² नहीं होती, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं, वो हम डिटेल में सीखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो सिंपल 1:1 वाले कोफिशिएंट है इसमें S² रहेगा, और S² है तो S की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10⁻³ का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4th वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक। अब चलते हैं सबसे लास्ट पोर्शन पर, और एक्चुअल में ये वाली चीज जो है, ये लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में जो रिलेशन है, ये शुरुआत वाला रिलेशन तो हमने पढ़ा हुआ था कहां पर, जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे तब। वैसे ही कोलरॉश लॉ को यूज करने के लिए भी लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच के रिलेशन को आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो लैम्डा m नॉट और लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको देखने वाले हैं। तो कोलरॉश लॉ से पहले इसको क्या कर सकते हैं, कोलरॉश लॉ से इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। अगर ये तो क्या चीज है, मोलार कंडक्टिविटी है। आपको याद होगा कि जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, लैम्डा m अपॉन n फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर इसी का हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना है, किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का n फैक्टर क्या होगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 6। इसका n फैक्टर 6 क्यों होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है। सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज उसका n फैक्टर होता है। तो 2 एल्यूमिनियम का चार्ज कितना हो जाएगा, +6, तो n फैक्टर आ जाएगा 6, ठीक है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हमें इक्वेशन लिखनी है, लैम्डा EQ नॉट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसका अगर एक्सप्रेशन हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लैम्डा m नॉट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, मतलब लैम्डा m नॉट डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, इसे 6 कर देंगे। समझ में आया। अब लैम्डा m नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा, लैम्डा m नॉट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ Al3+, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है, जब मोलार कंडक्टिविटी ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 मोल्स हैं उसमें एल्यूमिनियम के, ठीक है, प्लस 3 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ क्या कर देंगे, ये SO4 2 माइनस कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होल डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। समझ में आएगा बेटा, ठीक है। अब अगर दोनों को सेपरेट करके लिख दें, दोनों को 6 से डिवाइड कर दें, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 2/6, मतलब ये आ जाएगा 1/3 लैम्डा m नॉट ऑफ Al3+, ठीक है। और यहाँ 3/6 ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। समझ में आया। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन दे सकता है, आपको बस चेक करना है कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। इस तरीके से इसको और भी लिख सकते हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट तो सिर्फ एल्यूमिनियम आयन का हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिर्फ सल्फेट आयन क्या हो गया। ये क्या दिख रहा है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al3+। समझ में आया क्या, एल्यूमिनियम आयन का मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम आयन का n फैक्टर, ये एल्यूमिनियम आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, प्लस
अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फेट आयन का मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय सल्फेट आयन का एन फैक्टर, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट ई क्यू ऑफ सल्फेट आयन। तो एक्चुअल में जब हम लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं तो जब मोलार कंडक्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं तो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिखना पड़ेगा। अगर पूरे कंपाउंड को लिख रहे हैं तो पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर आएगा। अगर अलग अलग आयंस को लिख रहे हैं तो अलग अलग आयंस के मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर आएगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में लिख रहे हैं तो यहां कोई एन फैक्टर नहीं है। समझ में आया क्या? और ये बहुत सारी जगहों पर आपको गलत लिखा हुआ मिलेगा बेटा, ठीक है। कहीं पर भी मोलार कंडक्टिविटी, कहीं पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख देगा, इसलिए केयरफुल रहना है, ठीक है, कि करेक्ट कहाँ पर दिया है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ये गलत लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में ही लिखेंगे तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ देखना, लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 को किसके टर्म में लिखना है, लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म में लिखना है। तो हम क्या कर लेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, ये क्या लिख देंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर। मतलब इसी को क्या लिख देंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2, एक मिनट इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज 2 है, ठीक है, ये हो गया। इसी को सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2 प्लस, इसको 1/2 लिख देंगे, 2 से डिवाइड करके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और इसके लिए मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 है क्लोराइड आयन का। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू ऑफ Cl माइनस। समझ में आ गया? तो जब लैम्डा इक्विवेलेंट को लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म में लिखेंगे तो कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, कोई यहाँ सामने नंबर्स नहीं आएंगे मोल्स के। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाला एक्सप्रेशन वाला सबसे लास्ट में इसीलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। कुछ रेफरेंस बुक में आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, उनके लिए मैंने लिखा दिया। और बहुत सारी जगहों पर ये आपको गलत देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑनलाइन में बहुत सारी जगहों पर मिस्टेक देखने को मिलेगी बेटा आपको, ठीक है। तो केयरफुल रहना, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कोलरॉश लॉ और इसके एप्लीकेशन। अब एक्चुअल में कंडक्टिविटी वाला पार्ट एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक और पोर्शन पढ़ेंगे जो कि टाइट्रेशन से रिलेटेड है। कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही कंसेप्ट है टाइट्रेशन वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कल वाला जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा कंडक्टिविटी वाले पोर्शन का। फिर हम तीसरे वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले पोर्शन को। तो आज वाले लेक्चर को यहीं पर रखते हैं बेटा। थैंक यू, बाय बेटा।